हिमाचल वाले बताइए, आप हिमाचल वाले कब से आपकी छुट्टियां लग रही है? अभिषेक बताओ, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल हिमाचल, कब से हो रही है आपकी छुट्टियां? फंस लो पहले। हाँ बोलो। अच्छा, आपकी आवाज तो काफी क्लियरली आ रही है बेटा, बहुत बढ़िया। सर चैप्टर वन चल मैं तो बताऊं छुट्टियां कब। नहीं बेटा, रुक जाना बेटा, रुक जाना। चैप्टर ठीक है। चैप्टर वन तो अभी पेपर के टाइम रिवाइज किया है, और मेरा एवोल्यूशन बच रहा है तो पूरा कर लूं। डोंट यू वांट टू सॉल्व क्वेश्चंस ओवर देयर चेतना? क्वेश्चन सॉल्विंग, एमसीक्यू सॉल्विंग। तो रेवोल्यूशन का भी थोड़ा सा पार्ट मेरा पढ़ना बच रहा है, थोड़ा सा बैकलॉग। ये एग्जाम आ रही है क्या आपके एवोल्यूशन के आगे आपकी, या यू आर टेलिंग अबाउट द बैकलॉग थिंग? सब बैकलॉग। Tell me something. I'm okay with that. Tell me something. Will it be okay for you if you're not solving questions over here in sexual print flowering plant? Will you cover that from your side? मुझे बताओ। अरे मैं पूछ रहा हूँ। सब मैं कवर कर लूंगी। हाँ ठीक है, that's what I want to hear. So if I happen to give you questions from this chapter, sooner or later you should be able to solve them. बस ठीक है, यस सर। that's what I want. चलो ठीक है। All right, so चलिए, let me start the screen share and let me back over here. ओके, तो ये हमारे यहाँ पे चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड वेटेज वी कैन सी ओवर हियर। लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ रहे हैं हर साल। वी हैव सीन 2 to 3 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर, एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चलिए डायरेक्टली जंप करते हैं, लेट्स डिस्कस और रिवीजन वाला पार्ट हम यहाँ पे करते हैं, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। So a flower will have a male part and a female part. Male part is called as my androecium, female part is called as my gynoecium. उसके अलावा you will have a petals and the sepals, something you know that. Okay. सो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे सिंगल यूनिट को हम यहाँ बोलेंगे एज अ स्टेमन, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम यहाँ बोलेंगे एज अ कार्पल। सो यू हैव अ स्टेमन एंड यू हैव अ कार्पल ओवर हियर। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज माय। सो आज का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, ऑब्जेक्टिव लाइक वी विल बी डूइंग रिवीजन ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग विल स्टार्ट विद टू अंडरस्टैंड द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम यहाँ पे समझेंगे। सो व्हेन यू सी दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर, व्हाट यू गेट टू सी, you will have over here the anther, and then you will have your filament, right? So you'll have your filament and you have the anther. अब जनरली जो आपका यहाँ पे एंथर होता है, द एंथर यू विल गेट टू सी ओवर हियर इज ऑलवेज गोइंग टू बी बायलोब्ड। सो एंथर जो आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट एंथर जनरली इज गोइंग टू बी अ बायलोब्ड आपका एंथर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और जो टोटल आपको जो पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे होगा, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय स्टेमन। ये बात तो आप यहाँ पे जानते हो। अब एंथर आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, बट जनरली एंजियोस्पर्म के अंदर जो आपको मोस्ट कॉमनली आपको मिलेगा देखने के लिए, वो आपके यहाँ पे बायलोब्ड आपका एंथर यहाँ पे होगा। तो चलिए उसको हम यहाँ पे समझते हैं। अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेके देखेंगे तो इसमें मुझे क्या देखने के लिए मिल जाएगा? इफ आई टेक आउट अ ट्रांसवर्स सेक्शन, देन मुझे उसके अंदर क्या मिलता है? इतनी बात याद रख लो, एंथर के अंदर ही आपके पोलन ग्रेन बनाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, एंथर ही आपका यहाँ पे लोकेशन है जिसके अंदर मैं अपने यहाँ पे पोलन ग्रेन बनाऊंगा। सो एंथर इज द लोकेशन वेयर आई विल बी फाइंडिंग माय पोलन ग्रेन्स विल बी फॉर्म। इसके अंदर आप बनाओगे अपने पोलन ग्रेन। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या होता है। तो एंथर आपके 2 लोब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे यहाँ पे, और सिंगल लोब के अंदर मुझे मिलेंगे 2 चेंबर। सो 2 लोब क्योंकि आपको एंथर में मिल जाए, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अ डायथेकस, राइट? एंड ईच लोब हैज 2 कंपार्टमेंट। हर एक लोब के अंदर आपको 2 कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं क्रॉस सेक्शन, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये एक मेरा यहाँ पे सिंगल लोब है, माय अनदर लोब ओवर हियर, राइट? सो विल हैव 2 कंपार्टमेंट। सो एक सिंगल लोब के अंदर मुझे यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट? सो ये जो 2 कंपार्टमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, कंपार्टमेंट नंबर 1 एंड कंपार्टमेंट नंबर 2, दे आर सीन इन द सिंगल लोब। तो ऐसे मेरे पास यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट मुझे यहाँ पे मिल जाए। स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, इसलिए इस स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। अब जब मुझे यहाँ पे टेट्रागोनल दिख रहा है, व्हेन आई एम फाइंडिंग दिस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर ओवर हियर, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली कि इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो आपको कंपार्टमेंट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनको माइक्रोस्पोरेंजिया, आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। सो माइक्रोस्पोरेंजिया अगर आपसे पूछे कि आपके पास कितने होते हैं, आपका आंसर यहाँ पे होगा 4। सिंपल सी बात है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कोई चीज समझ ना आए या लगे कि सर रिपीट कर दो, देन बता दो बीच में। अगर ऐसा कभी लगता है ना, देन प्लीज लेट मी नो रिपीट करना होता है।
So here you have 4 macrosporangia, so you can have a look at the macrosporangia over here. अब macrosporangia के अंदर आपको दो बातें याद रखनी है. You have the outer layer, कुछ बाहर के साइड पे you will have something called as your outer layer. ये है मेरी यहाँ पे outer layer यहाँ पे. और सेंटर वाले एरिया में मुझे मिलेगा यहाँ पे मेरा स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू. आपको याद रखना है यहाँ पे दैट माइक्रोस्पोरेंजिया इज गोइंग टू हैव टू थिंग्स, आउटर लेयर एंड यू हैव अ स्पोरोजिनस टिश्यू. माइक्रोस्पोरेंजिया का एक और नाम आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो. यू कैन आल्सो कॉल दिस स्ट्रक्चर एज अ पोलन सैक. इसके लिए मैं एक और नाम यहाँ पे लगा सकता हूँ एंड दैट नेम इज माय पोलन सैक. इसको यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एज अ पोलन सैक. अब माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में मैंने आपको बताया था. यू विल हैव अ आउटर लेयर, यू विल हैव अ आउटर लेयर, एक बार फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड यू विल हैव अ स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू. अब स्पोरोजिनस टिश्यू जो आपके यहाँ पे सेंटर में है, इसमें आपको कौन से सेल मिलेंगे? द आंसर बड़ा सिंपल से आया आपका यहाँ पे. यू विल हैव अ स्पोरोजिनस सेल्स. यू हैव योर स्पोरोजिनस सेल्स. और ये स्पोरोजिनस सेल्स जो मुझे यहाँ पे मिलते हैं, दे आर ऑल माय डिप्लॉइड सेल्स. दे आर ऑल माय डिप्लॉइड सेल्स. ओके, इनका इस्तेमाल करके तो मैं बनाऊंगा मेरे पोलन ग्रेन. सो इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे मुझे बन के मिलेंगे मेरे यहाँ पे. Using them only I will be forming my pollen grain. Pollen grain को मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे एज अ पीजी. पेन गेस्ट मत समझना. पोलन ग्रेन मतलब यहाँ पे शॉर्ट में पीजी लिख रहा हूँ, तो बाद में रिवाइज कर दूंगा, तुम बोलोगे कि सर क्या था वो पी याद नहीं आ रहा. डोंट डू दैट. नाउ लेट्स फोकस ऑन द आउटर लेयर. आउटर लेयर में ना क्या होता है, क्या करता है, उसके ऊपर हम यहाँ पे ध्यान देंगे. सो यू हैव आउटर लेयर. आउटर लेयर में आपको यहाँ पे चार चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी. लेट्स फोकस ऑन दोस 4 थिंग्स. यू हैव योर एपिडर्मिस, यू हैव योर एंडोथीशियम. उसके बाद then you have a middle layer. middle layer की आपको मिलेंगे यहाँ पे 1 से 3 layers. so middle layer will have 1 to 3 layers and then you have a tipetum. the innermost layer is called as my tipetum. तो सबसे अंदर के साइड पे जो आपके यहाँ पे लेयर आता है that's my tipetum. और tipetum का काम होता है नरिश करना मेरे डेवलपिंग पोलन ग्रेन को. और सेंटर में आपको यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप मदर सेल दिख रहे हैं, मतलब यहाँ से आप बनाओगे अपने पोलन ग्रेन. सो वो सेंटर वाला पार्ट उसे इग्नोर करो. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर द 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड द टिपेटम. नाउ लेट्स डू वन थिंग. अगर मैं डिस्कस करता हूँ टिपेटम के बारे में, क्योंकि वो मेरे लिए काफी एक महत्वपूर्ण लेयर है. सो व्हेन यू डिस्कस अबाउट द टिपेटम, सो टिपेटम इज गोइंग टू बी अ सेल which is going to be multinucleated. तो ये जो आपका सेल होता है ना, दिस सेल इज गोइंग टू बी मल्टीन्यूक्लिएटेड. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि टिपेटम का जो सेल आपका यहाँ पे होगा, इट इज गोइंग टू बी मल्टीन्यूक्लिएटेड. सो यू विल हैव अ मल्टीन्यूक्लिएटेड. और उसके साथ साथ दिस सेल ओवर हियर विल बी हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म. दो बातें दिमाग में बिठा लो, इसके अंदर आपको मिलेगा डेंस साइटोप्लाज्म एंड इट इज गोइंग टू बी मल्टीन्यूक्लिएटेड. तो दो चीजें आपको मिलती है आपके टिपेटम के अंदर. दैट्स फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो, राइट. सेकंड थिंग आपको यहाँ पे आ रही है, कर क्या रहा है मेरे यहाँ पे सेल, रोल इसका यहाँ पे क्या है. तो याद रखना रोल यहाँ पे नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग पोलन ग्रेन. नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग पोलन ग्रेन. तो डेवलपिंग पोलन ग्रेन के यहाँ पे नरिशमेंट में ये आपकी मदद करेगा. इसके साथ साथ एक दो चीज और याद रखने ना, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माय स्पोरोपोलेनिन. सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन. ठीक है, तो स्पोरोपोलेनिन के फॉर्मेशन में ये आपकी मदद करता है. तो बेसिकली जो आपका पोलन ग्रेन का आउटर लेयर होता है वो ये बना के देगा आपको यहाँ पे. Tipetum is the one which will actually help in the formation of the outer layer of the your pollen grain. That's one thing you have to know. इसके अलावा अगर आपको याद हो एक और चीज, it also helps in the formation of my pollen kit. So ये even आपकी मदद करता है in the formation of your pollen kit. So pollen kit भी आपको बना के देगा यहाँ पे. pollen kit formation भी आपका करके देगा आपको यहाँ पे आपका tipetum. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि पोलन किट होता क्या है, व्हाट इज अ पोलन किट. तो पोलन किट जब आपके सामने यहाँ पे नाम आएगा तो आपको याद रखना है कि आपका जो पोलन ग्रेन होता है ना, उसके ऊपर कई बार क्या मिलेगा. अज्यूम करो कि मेरा पोलन ग्रेन है, अज्यूम करो कि मेरा पोलन ग्रेन है जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा एज अ पीजी. तो पोलन ग्रेन के आउटर साइड पे यू विल हैव सम टाइम येलो कलर का ऑयली स्टिकी कंडीशन आपको मिल जाएगा. यू विल हैव येलो कलर का ऑयली स्टिकी सॉल्यूशन. सो विल हैव दिस ऑयली स्टिकी सिक्रीशन, और वो येलोइश कलर का होता है जनरली. तो ये जो ऑयली स्टिकी सिक्रीशन आपको यहाँ पे जो मिलेगा ना, इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पोलन किट. दैट इज कॉल्ड एज माय पोलन किट.
अब पोलन किट बनाने का पर्पस क्या होता है? पर्पस यहाँ पे ये होता है कि अगर मेरा कोई मधुमक्खी या मेरा कोई इंसेक्ट आके वहां पे बैठ रहा है ना, तो ये ऑयली स्टिकी सिक्रीशन की वजह से वो चिपक जाएगा मेरे इंसेक्ट को, पोलन ग्रेन। तो इस हिसाब से वो हेल्प करता है मेरा यहाँ पे पोलिनेशन के लिए। तो याद रखना, ये पोलन किट फॉर्मेशन भी मेरे यहाँ पे टिपिटम मुझे करके देगा। सो नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग पोलन ग्रेन कर रहा है वो, helps in the formation of my sporopollenin, right? So helps in the formation of my sporopollenin. So sporopollenin आपका यहाँ पे फॉर्मेशन आपके यहाँ पे किया जाएगा by this my tipetum, and ये होता है मेरा डेंस साइटोप्लाज्म से भरा हुआ, and it is going to be multinucleated क्योंकि इसे नरिश करना होता है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ टिपेटम। सो टिपेटम को लेकर अगर कोई स्टेटमेंट आता है दैट टिपेटम हैज अ मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, देन बात सही है। अगर न्यूक्लियस ज्यादा होगा देन इट विल आल्सो हैव अ मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो प्लीज ये बात याद रखना, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो प्लीज बता देना, या कोई रिपीट करना तो बता देना। तो दैट इज समथिंग वी हैव सीन अबाउट द टिपेटम। देन वी हैव द आउटर लेयर यहाँ पे, मतलब इसके अलावा हमारी कौन सी 3 लेयर है आपके यहाँ पे वो हम देख लेते हैं। वी हैव एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड फंक्शन इसका क्या होगा? प्रोटेक्शन। देन यू हैव एंडोथेशियम। अब एंडोथेशियम बना होता है, इसके अंदर आपको मिलेगा आपका काफी अच्छा सेलुलोज का कंटेंट। ये वो लेयर होती है जिसको हम इवन कहते हैं एज अ फाइब्रस लेयर। एंडोथेशियम के बारे में याद रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज के मतलब नोन एज फाइब्रस लेयर। इसको हम इवन कहते हैं एज अ फाइब्रस लेयर। क्यों कहते हैं इसे हम फाइब्रस लेयर? क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है आपका एक अच्छे खासे अमाउंट में आपको यहाँ पे सेलुलोज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस लेयर इज अ फाइब्रस थिकनिंग मेड अप ऑफ सेलुलोज, लिटिल पेक्टिन एंड लिग्निन, राइट? फंक्शन क्या है इसका यहाँ पे? प्रोटेक्शन, एंड फाइब्रस थिकनिंग हेल्प्स इन द डियासिस ऑफ द एंथर। डियासिस मतलब आपका ब्रेक होना एंथर का, जब आपके पोलन ग्रेन को रिलीज करना होता है, तो वो करने में भी आपके यहाँ पे मदद करता है। मिडिल लेयर याद रखना, मिडिल लेयर आपके यहाँ पे होती है 1 से 3 लेयर जितनी होती है। दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 1 to 3 लेयर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। दे आर मेड अप ऑफ योर पेरेन्काइमेटस सेल्स। सो एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडिल लेयर, ये 3 लेयर आपको यहाँ पे मिल रही है। दीज आर द लेयर। इनका कलेक्टिव फंक्शन अगर आपसे कोई पूछे कि इन 3 लेयर का आपका कलेक्टिव फंक्शन आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा प्रोटेक्शन एंड डिहाइसिस ऑफ एंथर। ऑफ एंथर, ये 2 चीजें आपका यहाँ पे कर रहा होता है आपका यहाँ पे ये 3 लेयर। टिपेटम के बारे में याद रखना, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, वापस रिपीट करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब हम यहाँ पे आते हैं हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू के पास में। सो माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेनिंग द स्पोरोजिनस टिश्यू, हम ये जानते हैं। और इसके अंदर जो आपको यहाँ पे सेल मिलेंगे दे आर माय स्पोरोजिनस सेल। अब होता क्या है, यू हैव अ नंबर ऑफ सेल्स, और सारे के सारे सेल जो आपके यहाँ पे दे आर ऑल माय डिप्लॉइड सेल। आप जानते हो दे आर ऑल माय डिप्लॉइड सेल। तो इनमें से कुछ सेल, नॉट ऑल ऑफ देम बट सम सेल विल बी कॉल्ड एज माय माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इनमें से कुछ सेल आपके होंगे जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ माइक्रोस्पोर mother cell. So some of the cell over there will be called as my microspore mother cell. अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो मुझे यहाँ पे मिलेंगे शॉर्ट में, जिन्होंने मैं बोलूंगा यहाँ पे एज MMC, दे आर ऑल्सो माई डिप्लॉइड सेल। और इन्हीं सेल में से मैं बनाऊंगा मेरे यहाँ पे पोलन ग्रेन। सो यूजिंग दिस सेल, यूजिंग दिस डिप्लॉइड सेल, आई विल मेक द पोलन ग्रेन। कैसे? वाया मियोसिस। सो दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस एंड विल गिव राइज टू माई पोलन ग्रेन। ठीक है, डायरेक्ट पोलन ग्रेन हम टर्म इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम देखते हैं हम पहले यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे। तो अज्यूम करो कि यू हैव माय, काफी अजीब टाइप का सेल बन गया, थोड़ा शेप चेंज करते हैं, इतना अजीब शेप नहीं होता उसका। सो लेट्स से दिस इज माय डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल। दिस विल अंडरगो मियोसिस, ये करेगा आपका यहाँ पे मियोसिस और बना के देगा आपको यहाँ पे 4 सेल। विल मेक 4 सेल्स ओवर देयर। ये 4 सेल जो आपको यहाँ पे बना के मिलेंगे, बनाए जाएंगे यहाँ पे। ऑल दिस 4 सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये चारों सेल जो आपको यहाँ मिलेंगे यहाँ पे, ऑल दिस 4 सेल्स विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर। और ये 4 सेल जो मेरे यहाँ पे बन के मिले मुझे यहाँ पे, यू कॉल देम एज अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। वी कॉल देम एज अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड मेरे यहाँ पे बन चुका है। सो यू हैव योर 4 सेल्स व्हिच हैव बीन फॉर्म। मियोसिस का आपको यही होता है ना, 4 सेल आपको बनते मिलके, 4 सेल आपके बनकर रेडी हो चुके हैं यहाँ पे। याद रखना, ये चारों के चारों सेल जो मेरे यहाँ पे होंगे दे आर माय हैप्लॉइड सेल। ये बात तो आप सब लोग जानते हो बचपन से, अपने 9वीं कक्षा से आप ये बात जानते हो कि आपके ये जो सेल आपके बन के मिलेंगे दे आर ऑल माय हैप्लॉइड सेल्स, राइट? अब ये जो मेरे यहाँ पे सेल बन के मिले सारे जुड़े हुए हैं,
सवाल यहाँ पे ये आता है कि इनको जोड़ के कौन रख रहा है. सो द क्वेश्चन इज कि कौन है जो इन सबको यहाँ पे जोड़ के रख रहा है. तो आपको याद रखना है कि इन सबको यहाँ पे जोड़ के रखा जाएगा विद द हेल्प ऑफ वन सब्सटेंस, एंड दैट सब्सटेंस ओवर देयर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय कैलोस. तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन सबको जोड़ के यहाँ पे कौन रख रहा है, देन आपका आंसर यहाँ पे सिंपल होगा. अगर आपका फ्रेंड आपको ये पूछता है लंच ब्रेक के अंदर कि कौन रखता है इन सबको जोड़ के, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा कैलोस. राइट, दिस इज व्हाट वी विल फाइंड विल बाइंड इज और ऑल माय 4 सेल्स. ओके, अब ये चारों सेल साथ में जुड़े हुए हमेशा नहीं रहेंगे, याद रखना. सूनर और लेटर दे विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. तो आज नहीं तो कल ये लोग एक दूसरे से यहाँ पे अलग हो ही जाएंगे. अभी तो ये सारे जुड़े हुए विद हेल्प ऑफ द कैलोस, बट लेटर ऑन दे विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. याद रखना, लेटर ऑन दीज ऑल सेल्स विल गेट सेपरेटेड. ये मेरे सारे मैक्रोस्पोर जो है ना, मेरे यहाँ पे बाद में अलग हो जाएंगे, बट अभी नहीं. इतनी बातें पहले आपको यहाँ पे याद. सो दिस इज माय ऑल फ्री मैक्रोस्पोर. दीज आर ऑल माय मैक्रोस्पोर जो बाद में मेरे यहाँ पे फ्री हो जाता है. ठीक है, अब इसमें एक और बात आप यहाँ पे याद रख लो कि जब मेरा मैक्रोस्पोर यहाँ पे फ्री हो चुका है, जब मेरा वो फ्री हो जाता है बाद में, सो अल्टीमेटली क्या होता है, दिस मैक्रोस्पोर विल कन्वर्ट इनटू माय पोलन ग्रेन. दिस मैक्रोस्पोर विल कन्वर्ट इनटू योर पोलन ग्रेन. तो ये थोड़ा चेंज होता है, इसका शेप चेंज होता है, थोड़ा साइज में बड़ा होता है ये, बट इट विल टर्न इनटू योर पोलन ग्रेन. ठीक है, तो ये बनेगा मेरा पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन के पास आपको बहुत चीजें आपको मिल जाती है, तो वही चीज हम यहाँ पे समझेंगे. सो दिस हैज टर्न इनटू द पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर आपको बहुत चीजें मिल जाती है. यू विल हैव अ वेल डेवलप्ड आउटर लेयर. पोलन ग्रेन के आसपास आपको एक बहुत बड़ी आउटर लेयर आपको मिल जाती है. आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज माय एक्साइन. और अगर आपसे कोई पूछे कि एक्साइन किससे बना हुआ होता है, देन एक्साइन इज मेड ऑफ माय स्पोरोपोलिनिन. सिंपल सा आंसर है आपको यहाँ पे, स्पोरोपोलिनिन से बना होता है मेरे यहाँ पे आउटर लेयर. इनर लेयर भी होती है इसकी यहाँ पे. योर पोलन ग्रेन विल आल्सो हैव समथिंग व्हाट यू कॉल्ड एज अ इनर लेयर. सो इनर लेयर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी. और ये जो इनर लेयर आपको यहाँ पे मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए, दिस इज कॉल्ड एज माय इंटाइन. और इंटाइन जनरली आपका बना होता है सिंपल चीजों से. इट इज मेड ऑफ माय सेलुलोज एंड पेक्टिन. ठीक है, अब पोलन ग्रेन को जब तुम देखते हो, यहाँ आउटर लेयर या इनर लेयर, ये दो आपको यहाँ पे दिख जाएगी. उसके अलावा यू विल हैव सम रीजन जहां पे आपको स्पोरोपोलिनिन नहीं मिलता. तो इमेजिन करो कि यहाँ पे आपका छोटा सा रीजन है ब्लू कलर का, जहां पे आपको स्पोरोपोलिनिन नहीं मिलेगा. दैट एरिया इज कॉल्ड एज माय जर्म पोर. दैट एरिया इज कॉल्ड एज माय जर्म पोर. किसी का कोई सवाल आ रहा हो तो पूछ लेना, बार बार कह रहा हूं, 6 महीने से पढ़ाने के बाद भी बार बार पूछना पड़ता है. पूछ लेना, पूछ लेना. जैसा आज के क्वेश्चन में भी सवाल आ रहा होता है हैंड रेज करके. सो यू विल फाइंड ओवर हियर, डू यू हैव अ जर्म पोर ओवर हियर. जर्म पोर मेरा वो लोकेशन है बेटा जहां से मेरा पोलन ट्यूब निकल के बाहर आएगा. ठीक है, ये बात आप याद रखना. आउटर लेयर हमने देख ली, इनर लेयर हमने यहाँ पे देख ली. वी हैव अ जर्म पोर ओवर हियर एज वेल. अब सेंटर में देख लो आपको क्या मिलता है. जनरली यू विल फाइंड द पोलन ग्रेन इज इन द 2 सेल स्टेज. पोलन ग्रेन जो मेरा यहाँ पे होता है, ये मेरा 2 सेल स्टेज में आपको मिलेगा यहाँ पे. दिस विल बी 2 सेल स्टेज. सो बेसिकली यू विल हैव 2 सेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. एक होगा आप यहाँ पे छोटा सा जनरेटिव सेल. यू विल हैव अ जनरेटिव सेल. और एक होगा आप यहाँ पे बड़ा सा विद बड़ा न्यूक्लियस. यू विल हैव ओवर हियर द अदर सेल ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर वेजिटेटिव सेल. दूसरा सेल जो आपके यहाँ पे होगा, दैट्स गोइंग टू बी योर वेजिटेटिव सेल. सो 2 सेल आपको यहाँ पे मिल जाने. यू विल हैव अ जनरेटिव सेल एंड यू हैव अ वेजिटेटिव सेल. तो ये 2 सेल आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन के अंदर. तो ये बात है आपको यहाँ पे याद रखना. तो आपका पोलन ग्रेन आपका यहाँ पे है 2 सेल स्टेज के अंदर अटका हुआ. ठीक है, इतनी बातें पहले आप याद रखो. दीज आर द थिंग यू हैव टू रिवाइज एंड नाउ लेट्स मूव अहेड. तो ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं. यू हैव अ स्पोरोजिनस टिश्यू, उसमें आपका होगा यहाँ पे एमएमसी, विल अंडरगो मियोसिस, विल गिव मी मैक्रोस्पोर टेट्राड. ठीक है, एंड दिस मैक्रोस्पोर टेट्राड बाद में आपके अलग हो जाएंगे. दे विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन. ईच एमएमसी प्रोड्यूस 4 पोलन ग्रेन. सो हर एक मैक्रोस्पोर मदर सेल से आपके 4 पोलन ग्रेन आपको यहाँ पे मिल जाता है. आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या हो रहा है. वी हैव अ स्पोरोजिनस टिश्यू, उसमें ये सब है आपके यहाँ पे एमएमसी. दीज आर योर एमएमसी एंड दीज एमएमसी इन्होंने किया मियोसिस एंड गिवन अस द मैक्रोस्पोर टेट्राड. इन्होंने हमें यहाँ पे दिया बना के आपका मैक्रोस्पोर टेट्राड. ठीक है, ये हमारे यहाँ पे बन चुके हैं. यहाँ पे आपका हो रहा है डियासिस. जब बन जाते पोलन ग्रेन तो वो ब्रेक होता है आपका, डियासिस होगा एंड यू विल फाइंड द पोलन ग्रेन विल गेट रिलीज्ड.
अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने यहाँ पे, सो यहाँ पे आपका पुलिन ग्रेन बन चुका है. सो नाउ यू कैन सी यू हैव द आउटर लेयर, ये आपका आउटर लेयर आपका आ गया स्पोरो पोलेनिन का, राइट. इनर लेयर आप जानते हो, यू हैव अ इंटाइन जो मैं बना रहे हैं यहाँ पे, यू हैव अ जर्म पोर, यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन हैव अ जर्म पोर, राइट. सारी लेबलिंग में करूंगा नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी ये लेबलिंग कर चुके हैं 2 स्लाइड पहले. ओके, एंड देन यू हैव 2 सेल्स. लेट्स टेक दिस एज अ लार्ज सेल है, तो लार्ज सेल मतलब मेरा यहाँ पे लेट्स टेक एज अ वेजिटेटिव सेल, and the small cell can be taken up as a your generative cell. क्या, चलो आगे देखते हैं. So you can see the picture on the right hand side. Right hand side वाली पिक्चर पे थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान दो क्योंकि एनसाइड की पिक्चर आपके सामने. So एंड वाली पिक्चर को आप यहाँ पे ध्यान दो बस. यहाँ पे you have 2 kind of cell, generative cell and the vegetative cell. ये 2 चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. मेजॉरिटी ऑफ द pollen grain आपके रिलीज किए जाते हैं 2 सेल स्टेज के अंदर. सो मेजॉरिटी ऑफ द pollen grain आर रिलीज 2 सेल स्टेज में आपके रिलीज किए जाते हैं. तो कितने परसेंट pollen grain आपके रिलीज किए जाते हैं 2 सेल स्टेज पे? देन आपका यहाँ पे आंसर होगा 60%. तो 60% ऑफ द pollen grain are released at a 2 cell stage, will be released at a 2 cell stage. ठीक है. 3 cell stage पे आपके यहाँ पे बहुत कम होते हैं प्लांट्स जो रिलीज करते हैं pollen grain को. So 3 cell stage पे जो रिलीज करने वाले आपके जो होते हैं, they are going to be like only 40%. So 40% of plants release pollen grain at 3 cell stage. ये बात दिमाग में बिठा लो. तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स रिलीजिंग इन 2 सेल स्टेज के ऊपर, बाकी 40% प्लांट आप रिलीज करेंगे 3 सेल स्टेज के ऊपर. तो इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं. सो व्हेन आई से 3 सेल स्टेज, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए. समझो मेरे पास यहाँ पे पोलन ग्रेन, हम पहले ही जानते हैं कि जनरली पोलन ग्रेन पहले आपका होता है आपका 2 सेल स्टेज पे रिलीज किया जाता है. तो यू विल हैव ओवर हियर छोटा वाला जनरेटिव सेल. एक बार फिर बना रहा हूँ. आपको लगेगा कि सर क्या बार बार रिपीट कर रहे हो सर, लेकिन करना पड़ता है, करना पड़ता है. You have to do that. आई होप आप सब लोग डॉक्टर बनो, एमडी करो, उसके बाद आप लोग भी टीचर बनो, तो आप लोगों को भी सब रिपीट करना पड़ेगा बार बार पढ़ाते समय. एमबीबीएस के बच्चों को, वो लोग तो ज्यादा इरिटेट होंगे. देन यू हैव अ वेजिटेटिव सेल. ओके, अब यहाँ पे होता क्या है, आपका जो जनरेटिव सेल आपका यहाँ पे जो होगा ना, द जनरेटिव सेल यू हैव ओवर हियर, दैट विल अंडरगो माइटोसिस. तो जब हम कहते हैं कि आपका 3 सेल स्टेज आपको मिल रहा है वहां पे, तो वो 3 सेल स्टेज आपको कैसे मिलता है? दैट यू हैव अ पोलन ग्रेन, एंड दैट पोलन ग्रेन के अंदर जो आपका जनरेटिव सेल होगा दैट विल अंडरगो द माइटोसिस. और जब वो माइटोसिस करेगा देन यू विल हैव योर 2 मेल गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड ओवर देयर. तो आपके यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे यार, दैट यू विल हैव 2 male gametes will be released over here. So आप यहाँ पे you will have the 2 male gametes. Two male gametes will be seen. तो याद रखते हैं 2 male gametes मेरे बने कहाँ से? They are formed from the mitosis of my generative cell. So generative cell के mitosis की वजह से मेरे 2 male gametes बनेंगे यहाँ पे. याद रखना हमेशा, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, बट याद रखना they are going to be haploid in nature, right? इसके अलावा जो सेल आपका यहाँ पे रहेगा, बाकी जो आपका सेल यहाँ पे रह जाता है, दैट इज गोइंग टू बी योर, लाइक ये तो आपका न्यूक्लियस है उस सेल का. सो यू हैव अ 2 मेल गैमेट्स एंड द रिमेनिंग सेल यू हैव इज माय वेजिटेटिव सेल. ठीक है, तो 2 चीज आप क्या रखते हैं, यू हैव अ मेल गैमेट्स एंड यू हैव अ वेजिटेटिव सेल ओवर देयर व्हिच इज बीइंग फॉर्म. सो दिस इज माय 3 सेल स्टेज. इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ 3 सेल स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज. और जनरली होता क्या ना, ये स्टेज आपको पता है कब आता है? ये आपका आता है जब मेरा पोलन ग्रेन आके बैठेगा मेरे स्टिग्मा के ऊपर. जैसे ही मेरा पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर बैठता है, उसके बाद आई विल फाइंड दैट माय जनरेटिव सेल विल अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म द 2 मेल गैमेट्स. तो ये जो मेरे 60% जो मेरे यहाँ पे प्लांट्स है ना, 60% प्लांट के साथ क्या होगा, द पोलन ग्रेन विल गो एंड सिट ऑन द स्टिग्मा, एंड आफ्टर सिटिंग ऑन द स्टिग्मा then it will carry out the mitosis of the generative cell, और तब आपके 2 मेल गैमेट्स बनते हैं. और बाकी के 40% प्लांट के अंदर पहले ही आपके 3 सेल बन जाते हैं, मतलब यू विल हैव द 2 मेल गैमेट्स एंड द वेजिटेटिव सेल, एंड देन द पोलन ग्रेन गेट्स रिलीज. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. एंड आई होप इस बात को लेकर किसी को कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं आ रहा. आई होप यू आर नॉट कंफ्यूज विद दिस स्टोरी राइट नाउ. कुछ तो you people are like, then we have something like my pollen viability.
एबिलिटी टू जर्मिनेट एंड सर्वाइव टिल फर्टिलाइजेशन occurs, राइट? मतलब कुछ पोलन ग्रेन रहते हैं वायबल काफी दिनों के लिए, कुछ रहते 4-5 घंटों के लिए, कुछ रहते फॉर हाफ एन आवर. सो राइस के लिए राइस एंड व्हीट आर वायबल फॉर ओनली 30 मिनट्स. राइस एंड व्हीट के पोलन ग्रेन विल वायबल फॉर 30 मिनट, मतलब आधे घंटे के अंदर वो स्टिग्मा तक पहुंच के जर्मिनेट करना चाहिए, और एल्स वो फिर कोई काम का नहीं रहेगा. रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी, सोलिनेसी के लिए दे रिमेन वायबल फॉर मंथ्स, वो कई सारे महीनों के लिए भी वायबल रह जाता है. दिस इज फॉर अदर स्पीशीज. देन यू हैव योर लिक्विड नाइट्रोजन वाली कहानी. पोलन ग्रेन को मैं काफी सालों के लिए रख सकता हूँ लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एट द टेम्परेचर ऑफ अराउंड -196 डिग्री सेल्सियस, राइट? एट दिस टेम्परेचर यू कैन प्रिजर्व द पोलन ग्रेन एंड द सेम कंडीशन एज दे वर हार्वेस्टेड. तो अगर अभिषेक चाहता है कि ये पोलन ग्रेन को मैं आज से 20 साल बाद इस्तेमाल करूंगा, जब सारे प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तब मैं इन प्लांट्स को वापस से बनाऊंगा और फिर उन्हें हाई प्राइस पे बेचूंगा. इफ ही हैज सम काइंड ऑफ प्लान, देन ही हैज टू स्टोर दोस पोलन ग्रेन at 196 डिग्री सेल्सियस एट इन द लिक्विड नाइट्रोजन. ये बात रखना, ये करा जाता है पोलन बैंक्स में, ये करा जाता है. ओके. देन वी हैव अ पोलन ग्रेन व्हिच कैन कॉज द एलर्जी. आप जानते हो, यू हैव सम कंडीशंस लाइक योर अस्थमा. ये तो हमने वैसे ही पढ़ा था हमारे डिजीज के अंदर. अस्थमा हो गया आपका यहाँ पे. आपने अपनी 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा ब्रोंकाइटिस, राइट? So bronchitis, you have asthma, they are all by conditions caused due to allergic reactions. So यहाँ पे pollen grains आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है? You can find that happening over there. सर ने अभिषेक को बिजनेस आइडिया दी, राइट? So that is what you have. पार्थिनियम याद रखना अपना यहाँ पे. पार्थिनियम आपका जो यहाँ पे होता है वो आपका डिजीज कॉज करता है, और ये पार्थिनियम आपका इन्वेजिव भी था. ये वीट के साथ आ गया था हमारे यहाँ पे. इम्पोर्ट जब हम कर रहे थे वीट, तो उन्होंने ये भी हमें दे दिया यहाँ पे फॉरेनर्स ने. So that is something you have to know about the Parthenium. Then we have something like your supplement. So these are pollen grain used as a supplement as well. Tablet, syrup की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं because they are a very good source of protein. So ये भी याद रखना, they are used as a source of supplement, right? तो ये कहानी हम यहाँ पे देख चुके हैं. You know, you have a tetragonal structure. You will have your macrosporangia over here, और इनमें से हमारे pollen grain हम बनाते हैं. This is a picture of your macrosporangia. तो कहानी I hope यहाँ तक सबको यहाँ पे क्लियर है. So let's quickly wrap up the story and आगे बढ़ते हैं. चलो, तो ये सारे आपके यहाँ पे समरी है. You can have a look at the summary later on. इसे आप बाद में आराम से देख सकते हो. We have seen all these things. And एक और बात बता देता हूँ आपको यहाँ पे, भूलना मत, ये बात आप ऐसे भी जानते हो, that vegetative cell जो आपके यहाँ पे होता है, this cell is known to form the pollen tube. ये सेल मुझे pollen tube बनाएगा फ्यूचर में, ठीक है? चलो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं. जल्दी से सवाल लगाते हैं हम इसके. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पे क्या? गेस करो, आंसर करो, आगे बढ़ते हैं. पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेंपरेचर ऑफ अराउंड, जल्दी करते हैं. बताइए मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. राइट, ऑप्शन सी कौन सा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही. चलो आगे. Which of the following has proved helpful in preserving the pollen as a fossil? इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसके वजह से पोलन ग्रेन को एज अ फॉसिल हम यहाँ पे लाइक प्रिजर्व कर पाते हैं? बताइए अंशिका शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी आप यहाँ पे कह रहे हो, राइट, दैट्स ट्रू. अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो मैंने आगे मेंशन नहीं की थी. जो स्पोरोपोलिनिन आपके यहाँ पे होता है, इट हैज सम प्रॉपर्टीज. और प्रॉपर्टीज आपके यहाँ पे क्या होती है? इट इज रेजिस्टेंट टू योर हाई टेम्परेचर, ठीक है? जो हाई टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता. इट इज रेजिस्टेंट टू योर एसिड्स, रेजिस्टेंट टू एंजाइम्स, कोई एंजाइम इसको डैमेज नहीं कर सकता, एंड ऑल्सो द एल्कलाइन मीडियम. तो ये सारी कंडीशन में ये ब्रेक डाउन होगा नहीं. तो एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है आपका स्पोरोपोलिनिन, या ऐसे बायोमोलिक्यूल से बना हुआ है कि इसके ऊपर किसी चीज का इंपैक्ट नहीं होता. हाई टेम्परेचर कैन नॉट डाइजेस्ट दिस मटेरियल, एसिड इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता, एंजाइम इसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, एंड इवन एल्कलाइन सोल्यूशन भी इसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकता. सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ माई स्पोरोपोलिनिन, जो आपको यहाँ पे हमेशा याद रखनी है, ठीक है? चलो, proximal end of the filament of stamen is attached to what? proximal end जो मेरा होता है फिलामेंट का, वो किससे अटैच होता है? बताइए शिखा दुबे, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन बी. राइट, ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर. proximal end मेरा यहाँ पे अटैच होगा मेरे यहाँ पे थैलेमस के साथ. पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, ये जो पोलन टैबलेट आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इनका यहाँ पे काम क्या हो जाता है? चलिए बेटा, हिमाचल के बच्चे कहाँ पे है? I can see Delhi, I can see few Himachal, but only few Himachal. बताइए बेटा, पोलन टैबलेट का यहाँ पे काम क्या होता है? बताइए दीप्ति, क्या होगा इनका काम यहाँ पे? सर ऑप्शन सी. राइट,
supplementing food is going to be a correct answer over there. बिल्कुल, they're used as a supplementing food over here. What is a function of germ pore? जो germ pore आपका था वहां पे, जो मैंने बताया था आपको, ब्लू कलर का germ pore बताया था, उसका रोल वहां पे क्या होता है? राइट, बताइए अभिषेक, क्या होगा रोल इसका, germ pore का? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन डी कह रहे हो या सी कह रहे हो? सर सी। सी इज द करेक्ट आंसर बेटा। पोलन ट्यूब वहां से बन के निकलेगा यार। इनिशिएशन ऑफ द पोलन ट्यूब विल बी हैपनिंग फ्रॉम द जर्म पोर। सो जर्म पोर का काम होता है आपका यहाँ पे, जहां से आपका पोलन ट्यूब निकल के बाहर आता है। ठीक है, ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है? मुस्कान, मुस्कान बोलिए। सर ए ऑप्शन। ये आप कह रहे हो यहाँ पे। पूजा अगर आपको क्या लग रहा है? सर सी। राइट, उन्नति आपको क्या लग रहा है? सर सी। एंड तमन्ना ठाकुर आपको? सर ऑप्शन सी। ऑलराइट, तो स्टेटमेंट पूछा कि कौन से यहाँ पे करेक्ट है, तो स्पोरोपोलिनिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम, ये बात आपके यहाँ पे सही नहीं है बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इसको एंजाइम पे ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, सो दैट इज व्हाई इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बी का आपके यहाँ पे स्टेटमेंट, स्पोरोपोलिनिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये भी आपके यहाँ पे बात गलत है। स्पोरोपोलिनिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलीज, ये बात तो आपके यहाँ पे ट्रू हो गई, बिल्कुल सही होगी आपकी बात यहाँ पे। सो दैट इज द ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर। An organic substance that can withstand environmental extreme and cannot be degraded by any enzyme, वैसे ही अनम्यूट करके जोर से आंसर बता दो। ऑप्शन बी। राइट, जैसे क्लास में आंसर देते हो वैसे बता दो। राइट, सही है। मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ, मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ, चलिए हैंडल्स करिए इसके लिए। कोई नया बच्चा, महक गुप्ता बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर जनरेटिव सेल। सही आंसर है बेटा आपके यहाँ पे, और ये करेगा माइटोसिस, आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे 2 मेल गैमेट, बिल्कुल सही। ऑल ऑफ यू शुड एग्री विद दिस, इट इज अ जनरेटिव सेल। चलिए, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फीमेल गैमेटोफाइट को हम यहाँ पे देखते हैं, वो हमने यहाँ पे सवाल देख लिया। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो मेरा यहाँ पे रहेगा कार्पल्स, या जिसे हम इवन कहते हैं गायनोशियम। सो यू हैव दिस स्ट्रक्चर, यू हैव अ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूल, राइट, एंड ओव्यूल आपका मिलता है ओवरी के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है, दैट ओवरी इज आउटर वॉल एंड अंदर आपको मिलेगा आपका ओव्यूल। और याद रखना, जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद द ओवरी विल टर्न इनटू योर फ्रूट एंड ओवी विल टर्न इनटू योर सीड। ये है एंड प्रोडक्ट फर्टिलाइजेशन होने के बाद। पोलन ग्रेन जब आके बैठता है तो पोलन ग्रेन विल कम एंड सिट ऑन द स्टिग्मा, स्टाइल से आपका ट्रैवल करके जाएगा आपका पोलन ट्यूब और वो पहुंचेगा आपके ओव्यूल तक। ठीक है, एंड एक और बात याद रख लो यहाँ पे और दिमाग में बिठा लो, जैसे हमारा वहां पे माइक्रोस्पोरेंजिया था, राइट, जिसके अंदर आपका पोलन ग्रेन बन रहा था, वैसे ही ओविल जो होता है ना, ओविल को हम इवन बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ मेगास्पोरेंजियम, again called as a megasporangium, इसको मैं इवन कहता है एज अ मेगास्पोरेंजियम। सो ओविल इज आल्सो कॉल्ड एज माय मेगास्पोरेंजियम। So you have a stigma, you have a style, you have a ovary, right, and thalamus जहाँ पे वो attached है। Landing platform is my stigma, जहाँ पे पोलन आके बैठेगा। Style is a long structure below the stigma, जहाँ से आपका पोलन ट्यूब पास होकर नीचे तक आपका यहाँ पे जाएगा, and then you have a ovary, और ovary के अंदर you will have the ovule। चलो, inside the ovary a cavity known as a locule, placenta is present inside the locule from which the megasporangium or ovule arises। तो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ ना, एक रफ डायग्राम बना के, जो आप ऑलरेडी आप जानते हो, यू हैव अ ओवरी, राइट, सो यू हैव ओवरी ओवर हियर। अब यहाँ पे you will have a small structure I can draw over here. This structure over here, let's call it as a placenta. This structure over here is, let's call it as a placenta. और इस प्लेसेंटा से मेरा अटैच होगा मेरा यहाँ पे ओव्यूल। To this placenta only I will find my ovule will be attached. एक रफ पिक्चर है, just to tell you an idea कि मेरा जो ओव्यूल होता है, it is attached to the placenta which is attached to the wall of the ovary. This is what your ovule will be. So ovule is attached to the placenta, जो already attached है मेरा ovary के wall से। ठीक है, चलो, so that is how the ovule is going to look like। अब ये जो ovule आपके सामने है inverted, ये है मेरा यहाँ पे anatropous type of my ovule। So this is my
एनाट्रोपस, इसको हम इवन बोलते हैं एज अ इन्वर्टेड ओव्यूल। इन्वर्टेड ओव्यूल ये सबसे कॉमन होता है। अगर आप एंजियोस्पर्म जाके उठाओगे पकड़ के, देन यू विल फाइंड द ओव्यूल यू विल फाइंड इन एंजियोस्पर्म इज गोइंग टू बी द एनाट्रोपस वन, इन्वर्टेड ओव्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ लेबलिंग्स को हम यहाँ पे समझेंगे। लेट मी शो द लेबलिंग्स। ये वाले पार्ट को भी आप खुद से पढ़ सकते हो या लाइक यू कैन रीड फ्रॉम योर साइड एज वेल। गायनेशियम आपके यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, यह हैव अ मोनोकार्पेलरी, यह हैव अ मल्टीकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी मतलब सिंगल कार्पल, सिंगल कार्पल आपको दिख रहा है, दैट मींस यू हैव अ सिंगल पिस्टिल ओवर देयर। मल्टीकार्पेलरी मतलब सिंगल पिस्टिल नहीं है, मल्टीपल पिस्टिल आपके यहाँ पे, यू हैव मोर देन वन पिस्टिल ओवर देयर, राइट। व्हेन यू हैव मोर देन वन पिस्टिल देन यू विल हैव एपोकार्पस एंड यू हैव अ सिंकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस मतलब जो आपके मल्टीपल पिस्टिल एक दूसरे के साथ यहाँ पे चिपके हुए, देन यू कॉल देम एज एपोकार्पस। और अगर आपके पिस्टिल्स एक दूसरे से यहाँ पे डिटैच्ड है, देन यू कॉल देम एज अ सिंकार्पस। So you have a apocarpus and have syncarpus. When you have all this pistil detached from each other, you call them as a syncarpus, right? जब वो attach एक दूसरे के साथ, sorry, when they are attached to each other, you call them as a syncarpus, ठीक है? और जब वो एक दूसरे से यहाँ पे अलग हैं, जुड़े हुए नहीं है, then you call them as a apocarpus. So carpels are free, carpels are fused, right? These are the examples you will find of NCERT syncarpus और apocarpus के examples. You can remember them. अभी हम इस पे फोकस करते हैं। ये है मेरा यहाँ पे ओव्यूल। प्लेसेंटा आप यहाँ पे देख चुके ऑलरेडी। अब प्लेसेंटा और ओव्यूल जो यहाँ पे है मेरा, वो किससे कनेक्टेड है यहाँ पे मेरा? इट इज कनेक्टेड विद द लॉन्ग स्टॉक कॉल्ड एज माय फनिकल। तो मेरा जो ओव्यूल है मेरा यहाँ पे, इट इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्ग स्टॉक एंड दैट लॉन्ग स्टॉक हियर इज कॉल्ड एज माय फनिकल। रफ डायग्राम में हमने फनिकल नहीं बनाया था, बट यहाँ पे आप डिटेल डायग्राम में आप देखोगे यहाँ पे फनिकल इज अ लॉन्ग स्टॉक। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जहां पे मेरा फनिकल कनेक्ट कर रहा है ओव्यूल के साथ, जहां पे मेरा फनिकल ओव्यूल के साथ कनेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन पे, उस पॉइंट ऑफ कनेक्शन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हिलम। दैट पॉइंट ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड एज माय हिलम, राइट। देन यू हैव आउटर दो लेयर आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, यू विल हैव आउटर टू लेयर्स ऑफ द ओव्यूल एंड यू कॉल देम एज अ इंटीग्यूमेंट। क्या रखना? इंटीग्यूमेंट्स के आपको यहाँ पे दो लेयर आपको मिलेंगे यहाँ पे, यू विल हैव आउटर लेयर एंड यू हैव इनर लेयर। सो यू हैव आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। सेंटर में आपको कुछ यहाँ पे सेल्स मिल जाएंगे और सेंटर में आपको यहाँ पे जो सेल मिलेंगे यू कॉल देम एज अ न्यूक्लियस। तो सेंटर में जो भी आपको यहाँ पे सेल मिलेंगे यू कॉल देम एज अ न्यूक्लियस एंड दे आर ऑल माय डिप्लॉयड सेल्स। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दीज आर द फ्यू थिंग्स आपको याद रखना है। हिलम यहाँ पे क्या होता है, फनिकल यहाँ पे क्या होता है, दैट्स अ लॉन्ग स्टॉक व्हिच कनेक्ट्स माय ओव्यूल विद द प्लेसेंटा। हिलम इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ माय फनिकल विद द ओव्यूल, दैट्स माय हिलम। न्यूक्लियस मुझे यहाँ पे डिप्लॉयड सेल मिल जाएंगे, आउटर लेयर इज माय इंटीग्यूमेंट, यू हैव अ माइक्रोपाइल एंड एंड यू हैव अ चिलाजल एंड। इतनी बातें यहाँ पे आप याद रखो। अंदर आपका एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है वो हम बाद में देखते हैं, पहले आप इतनी बातें याद रखनी है आपको इसके अंदर। समवन हैज अ क्वेश्चन? सना, अरे नहीं सना, कुछ ट्राई करो बेटा, ट्राई टू ब्रिंग द नेटवर्क बैक। सना, गो टू अदर रूम, गो टू अदर रूम, फाइंड अ डिफरेंट वाईफाई, फाइंड अ वाईफाई ऑफ योर लाइक अनदर फोन, ट्राई टू ज्वाइन अगेन, ठीक है। चलो, you have an anatropous type of ovule, याद रखना, that is something which is commonly seen in the flowering plants. बाकी सारे ओव्यूल के नाम आपको फिलहाल के लिए याद नहीं रखने, you don't have to know those names, but इतना याद रखना कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर you have a orthotropous type of ovule. जिम्नोस्पर्म के अंदर you will have this kind of ovule is seen in my gymnosperm. इतनी बात यहाँ पे याद रख लो बस। उन प्लांट्स के बारे में कई बार सवाल आते हैं, that's why याद रखिएगा। बाकी एंजियोस्पर्म के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म will have the anatropous condition, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेबलिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। लेबलिंग को हम यहाँ पे अपने एंड से खुद से कर लेते हैं फटाफट। सो दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय फनिकल, लॉन्ग स्टॉक। अब मुझे बताओ यहाँ पे, जहाँ पे मेरा फनिकल यहाँ पे अटैच कर रहा है मेरे यहाँ पे ओव्यूल के साथ, ये जो मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहाँ पे ओव्यूल के साथ अटैच कर रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, बोलो? हाइलम। हाइलम। मतलब हाइलम, राइट। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे जहाँ पे ओपनिंग है मेरी यहाँ पे ओव्यूल की, दिस एरिया इज कॉल्ड एज व्हाट? ये कौन सा एंड मेरा यहाँ पे होगा? माइक्रोपाइलर एंड। बहुत बढ़िया। और इसके अपोजिट जो मुझे मिलेगा यहाँ पे, दैट इज माय चिलाजल एंड। चिलाजल एंड, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे देख लिया। देन यू विल हैव, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि मेरी आउटर इनर लेयर मेरी यहाँ पे है ये वाली, देन दिस आउटर इनर लेयर को मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? बहुत बढ़िया। एंड देन इन द सेंटर आई कैन हैव द न्यूक्लियस। सेंटर वाले यहाँ वाले जो सेल्स मेरे यहाँ पे हो जाएंगे, यू कैन कॉल देम द न्यूक्लियस, मेरे सेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। चलो आगे देखते हैं।
So you can see a detailed picture over here. You can see a detailed picture of all those things. यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बना के रखा हुआ है, वो हम अभी बनाएंगे यहाँ पे. अभी हम सिर्फ अंदर के सेल्स यहाँ पे देख रहे हैं और बाहर क्या लेबलिंग है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं. एम्ब्रियो सैक हमने अभी बनाना है. ओके, सो दीज आर ऑल द लेबलिंग्स व्हिच आई हैव स्टडीड. यू हैव अ फनिकल, हिलम, इनको मैं रीड नहीं कर रहा अभी. इट्स वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इंटीग्रेंट यहाँ पे आप देख लो, आउटर एंड इनर लेयर आपको मिलते हैं. साउंड न्यूक्लियस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ये आप याद रखना. न्यूक्लियस क्या होता है ना, वो भी एक आपका सोर्स ऑफ नरिशमेंट के लिए यूज किया जा सकता है. यहाँ पे आपके जो सेल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो. तो इनको भी आप कंज्यूम कर सकते हो, इनको भी आपका एम्ब्रियो कंज्यूम कर सकता है. एंड देन यू हैव अ मैक्रोपेलेंट, जहां से मेरा पोलन ट्यूब अंदर आएगा. दिस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द पोलन ट्यूब इज गोइंग टू मेक द एंट्री इनटू द इनसाइड. सो दैट इज कॉल्ड एज द मैक्रोपेलेंट. चलो, नाउ लेट्स डू वन थिंग. अब हम एक काम करते हैं. अज्यूम दैट you have these are all the cells of the nucleus. So nucleus वाले जो सेल मेरे यहाँ पे होते हैं, you know that all my diploid cells. So ये सारे मेरे सेल्स हैं nucleus के. अब ये जो मेरे nucleus वाले diploid सेल हैं, ये जो मेरे सेल होंगे, इनमें से एक सेल मेरा यहाँ पे होगा जो स्पेशल बन जाएगा. या मैं कहूंगा इनमें से एक सेल मेरा यहाँ पे होगा जिसको मैं यहाँ पे एक अलग नाम यहाँ पे दूंगा. वो नाम से आप यहाँ पे वाकिफ हो. That cell will be over here called as my मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल. अब ये जो मेरा मेगास्पोर मदर सेल है यहाँ पे, द डिप्लॉइड सेल आई हैव ओवर हियर, दिस डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल will undergo meiosis. This will undergo meiosis and will give rise to 4 megaspore. ये करेगा अपना यहाँ पे meiosis as usual, जो MMC आपके यहाँ पे करते हैं, और आपको देंगे आपके यहाँ पे 4 सेल बनाते हैं. अब मुझे ये बताओ कि 4 सेल जब मेरे यहाँ पे बन गए, इनमें से कितने सेल सर्वाइव करेंगे? 1. सर. राइट. तो 4 में से मेरे यहाँ पे 3 हो जाएंगे यहाँ पे डीजेनरेट. सो 3 ऑफ देम विल अंडरगो डीजेनरेशन. डीजेनरेशन मेरे यहाँ पे हो जाएंगे 3 सेल का. एंड एक जो सेल मेरे यहाँ पे बच गया, दैट सेल ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय फंक्शनल मेगास्पोर. इसमें बोलूंगा यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर. ये ही मेरा यहाँ पे सर्वाइव करेगा. अब जो मेरा फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पे बच गया, दिस विल अंडरगो हाउ मेनी टाइम माइटोसिस? 3 टाइम्स न्यूक्लियर माइटोसिस ये करेगा. इट विल अंडरगो 3 टाइम्स न्यूक्लियर माइटोसिस. एंड देन यू विल हैव 8 न्यूक्लियर आपके सामने बन के आएंगे यहाँ पे. तो ये बात याद रखना. एक बार आपने यहाँ पे किया मियोसिस एमएमसी के साथ, और उसके बाद आपको 4 से मिलेंगे. 4 में से 3 आपके हो जाएंगे यहाँ पे डीजेनरेट. दैट मींस 3 ऑफ देम विल अंडरगो डेथ, एंड द वन व्हिच विल सर्वाइव दैट विल अंडरगो 3 टाइम माइटोसिस, 3 टाइम्स न्यूक्लियर माइटोसिस. एंड सडनली आपको 8 न्यूक्लियर बन के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. 3 टाइम अगर आप माइटोसिस यहाँ पे करते हो, देन विल हैव योर 8 न्यूक्लियर विल बी सीन इन योर एम्ब्रियो सैक. तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं. तो हमने यहाँ पे ये देख लिया that the process of formation of your megaspore is called as my megasporogenesis. Only one of the megaspore remains functional and forms the embryo. Rest of the megaspore will degenerate. तो यहाँ पे आपके 4 बने थे, एक बचेगा, बाकी सारे आपके डेथ हो जाएगी. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ. हमने हमारे यहाँ पे माइटोसिस कराया 1, 2 and 3 and you have 8 nuclei has been formed. आपके 8 न्यूक्लियाई आपके यहाँ पे सक्सेसफुली आपके यहाँ पे बन चुके हैं. So 8 nuclei has been formed successfully. अब देखो यहाँ पे क्या होता है 8 न्यूक्लिया के साथ. ऑल दिस न्यूक्लिया विल गेट देयर सेल वॉल. इनको खुद के अपना अपना वॉल मिल जाएगा. दे विल गेट देयर ओन सेल वॉल. सो जो 3 आपके ऊपर के जो न्यूक्लिया यहाँ पे होते हैं, 3 ऊपर के जो सेल आपके यहाँ पे होते हैं, यू कॉल देम एज अ एंटीपोडल सेल. राइट, यू कॉल देम एज एंटीपोडल सेल्स यहाँ पे. राइट, नीचे आपको 3 सेल मिलेंगे. पहले ये जो 2 सेल आपके सामने है यहाँ पे, बड़े बड़े वाले सेल्स, इनको हम यहाँ पे लेबल कर देते हैं. दीज सेल्स ओवर देयर आर कॉल्ड एज माय सिनर्गेट सेल्स. These are my surrogate cells. और याद रखना सारे सेल हैप्लॉइड हैं, कोई डिप्लॉइड नहीं है यहाँ पे. अब मियोसिस हो चुका है वहाँ पे. सो ऑल सेल्स आर हैप्लॉइड. तो मेरे 3 सेल यहाँ पे जो ऊपर बने थे, दे आर माय एंटीपोडल सेल. 2 नीचे सेल मेरे बने यहाँ पे, दे आर माय सिनर्गेट सेल. और एक सेल जो एक और यहाँ पे आपको छुपा हुआ, आपको यहाँ पे जो सेल दिख रहा है, दैट इज माय एग सेल. दैट इज माय एग सेल. सब के सब यहाँ पे आपके हैप्लॉइड है, याद रखना, भूलना मत. ऑल ऑफ देम आर बी हैप्लॉइड सेल्स. अब सेंटर में आपको यहाँ पे जो 2 न्यूक्लिया देख रहे हैं, द सेंटर में यू हैव दिस 2 न्यूक्लिया ओवर हियर. दीज न्यूक्लिया आर कॉल्ड एज माय पोलर न्यूक्लिया. इनको आप बोल सकते हो एज अ पोलर न्यूक्लिया, और यू कैन कॉल देम एज अ सेकेंडरी न्यूक्लियस, और यू कैन कॉल देम एज अ सेकेंडरी न्यूक्लियस.
राइट। और ये जो सेल होता है ना, ये तो मेरा यहाँ पे हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस मेरा यहाँ पे हो गया, राइट। और जो सेल होगा जिसके अंदर इसको हमने रखा हुआ है, एक बड़ा सा सेल आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यू कैन सी द वेरी बिग लार्ज सेल, यू कैन सी ओवर हियर, दिस लार्ज सेल व्हिच यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, दिस सेल इज कॉल्ड एज माय सेंट्रल सेल, दिस सेल इज कॉल्ड एज माय सेंट्रल सेल, राइट। और इस सेंट्रल सेल के अंदर ही आपको मिल जाए, आपको यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लिया आपको यहाँ पे सेंटर में आपको मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, आपके पास है 3 एंटीपोडल सेल यहाँ पे, सो एंटीपोडल सेल मेरे यहाँ पे हो गए इंटू 3, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इंटू 3 मेरे यहाँ पे हो गए। सिलिकेट सेल मेरे यहाँ पे कितने हैं, इंटू 2। एक्सेल मेरे पास यहाँ पे कितना है, इंटू 1, राइट। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, और आखिर में मेरे यहाँ पे रह गया इंटू 1 सेंट्रल सेल। सो आई हैव 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई इन द एम्ब्रियो सैक। मुझे मेरे यहाँ पे मिल जाए, मेरे एक मेच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर मुझे यहाँ पे मिलेगा, देखिए मेरे यहाँ पे 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई काउंट कर लो ना, यहाँ पे 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में 8, राइट। सो यू विल फाइंड 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, योर एम्ब्रियो सैक इज बीन फॉर्म। एम्ब्रियो सैक आपके यहाँ पे बन चुका है, एंड योर एग प्लस 2 सिनेगेट सेल, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एग एपरेटस। ये भी याद रखना, ये भी आता है सवाल, क्या होता है एग एपरेटस, तो आपको याद रखना है एग एपरेटस मीन्स व्हाट, यू हैव योर एग plus your 2 synergate cells. 2 synergate cells. This is something which is called as your. Okay. तो ये बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद, right? There is something you have to know over here. अब आपको एक और चीज यहाँ पे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो सिनेगेट सेल आपको यहाँ पे मिलेंगे ना, द सिनेगेट सेल यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, इनके आसपास आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको मिलेगा, यू विल हैव सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अटैच टू देम, और उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फिलिफॉर्म एपरेटस। तो आपसे अगर कोई पूछे कि फिलिफॉर्म एपरेटस किससे अटैच होता है, देन आंसर इज वेरी सिंपल, इट इज अटैच टू माय सिनेगेट सेल। इससे मेरा अटैच है मेरे यहाँ पे फिलिफॉर्म एपरेटस। आपको याद रखना है कि सिनेगेट सेल प्लस फिलिफॉर्म एपरेटस कलेक्टिवली इनका काम यहाँ पे ये होता है, दे गाइड द एंट्री ऑफ द पुलन ट्यूब। ये दोनों सब लोग मिलकर क्या करेंगे यहाँ पे, दे विल हेल्प इन द, दे विल गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब को अंदर लाने में, उसे अट्रैक्ट करके अंदर लाने में इनका काम होता है। सो दे विल गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। सो पोलन ट्यूब को जो अंदर लाया जाता है वो इनकी मदद से लाया जाता है। सो दे विल रिलीज सम कीमो अट्रैक्टेंट्स एंड देन द पोलन ट्यूब विल एंटर इनसाइड। तो ये सब सिंपल है, ये सब आपने यहाँ पे जान लिया। दीज आर द थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो, और एल्स वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो ये सारे स्टेटमेंट्स है, यू कैन रीड द स्टेटमेंट्स आराम से बैठ कर रात को खाना वाना खाने के बाद, जब लगे कि चलो कुछ पढ़ते हैं तो ये पढ़ लेना बाद में। I would rather suggest you to read the NCERT, but this is just a summary of all the things we have done. Okay? ये एंटीपोडल सेल बाद में आपके खत्म हो जाते हैं। बेसिकली एंटीपोडल सेल विल डाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सिनेगेट सेल की डेथ तब होती है जब पोलन ट्यूब एंटर करता है। They generate after fertilization, present at the micropyle, and basically मैं कहूँगा even before fertilization they will die. जैसे ही पोलन ट्यूब आके उनसे टकराता है ना, they will die. That is something which will happen to them. Okay? Now आंसर का जवाब देना है यहाँ पे, इन द एंथर वॉल ABCD क्या होगा यहाँ पे सही आंसर। एंथर वॉल के कॉन्टेक्स्ट में आंसर आपको यहाँ पे सही आ रहा है। टेक योर टाइम एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर इन दिस। ओके, बताइए बताइए अंशिका शर्मा क्या होगा यहाँ पे सही आंसर। सर सी ऑप्शन। सही लग रहा है आपको यहाँ पे। डिम्पल क्या लग रहा है आपको इसका आंसर यहाँ पे। अभिषेक डिम्पल क्या कह रही है। सर ऑप्शन सी। अच्छा, राइट। मिडिल लेयर लाइज बिटवीन द एंडोथेलियम एंड एपिथेलियम। ऑलराइट, ठीक है, बढ़िया, दैट्स करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। अ डबल लेयर वॉल ऑफ पोलन इज कॉल्ड एज व्हाट। बता दो, ये मैंने मेंशन नहीं किया था, आप बता सकते हो। ये जो डबल वॉल कवरिंग आपके पोलन के है उसके लिए क्या नाम यहाँ पे लग जाएगा, बताइए अंशिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। ऑलराइट, सर ऑप्शन बी। नहीं बेटा, इसमें ऑप्शन आपका यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, स्पोरोडर्म। जो डबल वॉल कवरिंग आपको मिली ना पोलन की, उसको हम बोलते हैं एज अ स्पोरोडर्म। जो आपका इंटाइन एक्साइन का जो डबल वॉल कवरिंग है आपके यहाँ पे, उसके लिए याद रखना यहाँ पे द नेम इज गोइंग टू बी स्पोरोडर्म। ठीक है, चलो लेबलिंग है आपकी यहाँ पे। सो टेल मी सबसे परफेक्ट लेबलिंग आपको यहाँ पे क्या लग रही है ABCD के हिसाब से। ए क्या है, बी क्या है, डी क्या है, सी क्या है आपके हिसाब से। टेक योर टाइम, नॉट मोर देन अ मिनट, बट देन यू कैन गिव द करेक्ट आंसर। हाँ जी अनुराधा, क्या लग रहा है इसका आंसर, बोलिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे लग रहा है। अंशिका शर्मा क्या लग रहा है आपको। सर ए ऑप्शन।
ए ऑप्शन आपको यहाँ पे लग रहा है, एंड आई होप एंजल चौहान मुस्कान सब लोग इसके साथ एग्री करेंगे. यस, दैट इज माय ऑप्शन नहीं. सो ए इज गोइंग टू बी योर हीलम यहाँ पे, बी इज गोइंग टू बी योर फनिकल, डी आपका माइक्रोफाइल एंड सी इज माय न्यूक्लियस ओवर हियर. सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए. अभिषेक समझ आ रहा है ये सब? आप नहीं थे जब हमने एक चैप्टर किया था, अब समझ आ रहा है? मतलब यू हैव सीन द बैकलॉग क्लासेस, बट आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Clear. Then you have, हाँ जी, then you have question number 2. The megasporangium of the angiosperm on maturation give rise to. जो आपका megasporangium है, पहले तो आप याद रखो कि मेगास्पोरेंजियम मतलब क्या. मेगास्पोरेंजियम मतलब मेरा यहाँ पे हो जाता है, मेरा यहाँ पे ओव्यूल. तो आपसे पूछा गया है कि जब ओव्यूल अल्टीमेटली मैच्योर होता है तो आपको इनमें से क्या बना के आपको यहाँ पे देता है. बताइए एंजल चौहान, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर सी. नहीं बेटा, सी नहीं होगा. ओव्यूल आपको सीड नहीं बनाएगा ना, ओव्यूल आपको एम्ब्रियो नहीं बनाएगा. कोई बात नहीं बेटा. बताइए कशिश शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी. पीयूष, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. बैटमैन वाला बी आपके यहाँ पे सही आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा. यस, ओव्यूल विल अल्टीमेटली इन आफ्टर मैच्योरेशन विल टर्न इनटू द सीड. ठीक है, ओव्यूल हमेशा आपका सीड बना के देगा आपको यहाँ पे, तो ये बात आपको याद रखनी है. ठीक है, ओव्यूल विल ऑलवेज टर्न इनटू द सीड एंड ओवरी विल टर्न इनटू योर फ्रूट, और ओवरी जो आपके यहाँ पे होगी दैट विल टर्न इनटू द फ्रूट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल थ्रू. आपका एम्ब्रियो सैक जो होता है वो मेगास्पोर मदर सेल से कैसे बनता है? हाउ योर एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल से, वो कैसे बनेगा आपका यहाँ पे? हाँ जी बताइए तमन्ना ठाकुर, क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी. आपको बी लग रहा है आपका यहाँ पे. मुस्कान आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस, इसके थ्रू आपको बनेगा आपका यहाँ पे आपका एम्ब्रियो सैक. Filiform apparatus found during the development in angiosperm is a thickening on the. ये जो filiform apparatus आपको यहाँ पे मिलता है, filiform apparatus जो आपको मिलता है वो किस पे लगा हुआ होता है? सिंपल सा सवाल है आपने यहाँ पे. बताइए कोमल शर्मा. सर डी. एंड उन्नति सर डी. एंड महक. सर सिनर्जिड. महक मुझे बताइए कि इनका कलेक्टिवली काम कर रहा है. सिनर्जिड प्लस योर filiform apparatus will have a collective role of what? Sir, entry of pollen tube. Guiding the pollen tube, right? True. So they will guide the pollen tube. Pollen tube बनेगा और वो guide किया जाएगा उसको वहां पे by these two components. बढ़िया. You have this picture. इसे भी लेबल कर सकते हो आप यहाँ पे. अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपका D नहीं देके रखा हुआ. So let's ignore this question. 8 nucleated embryo sac is what? So याद रखना 8 न्यूक्लियेटेड एम्ब्रियो सैक जो आपको मिलता है यहाँ पे वो आपका मोनोस्पोरिक होता है. मोनोस्पोरिक में बताता हूँ. अगर आप एक सिंगल मेगास्पोर, बिकॉज हमने क्या किया था बेटा, हमने एक फंक्शनल मेगास्पोर जो हमने इस्तेमाल किया था, द फंक्शनल मेगास्पोर विच आई यूज, फंक्शनल मेगास्पोर जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल किया था दैट वाज माय सिंगल ही था ना मेरा, वो सिंगल हेप्लॉइड सेल था. इसमें से मैंने पूरा मेरा एम्ब्रियो सैक बनाया. यूजिंग दिस आई मेड एम्ब्रियो सैक. तो जनरली एंजियोस्पर्म, मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म आर गोइंग टू बी माय मोनोस्पोरिक इन नेचर. एक सिंगल अगर आप मेगास्पोर इस्तेमाल करके अगर आप उसमें बना रहे हो आपका पूरा एम्ब्रियो सैक, दैट इज कैन बी कॉल्ड एज माय मोनोस्पोरिक. मेगास्पोर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर. मेगास्पोर मेरा बनाया जाता है फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर व्हाट? मेगास्पोर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर व्हाट? सही से आंसर करना, गलत मत करना इसके लिए. अभिषेक बताओ क्या होगा आंसर यहाँ पे? Sir, matrix division. वापस बोलो, जोर से सुनाई नहीं दिया. Sir, option A. अंशिका क्या लग रहा है आपको इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए. एंजल चौहान आपको क्या लग रहा है? सर ए. पूजा डागर सर ऑप्शन ए. एंड मुस्कान. सर ऑप्शन ए. शिखा आप भी बता दो अपना आंसर. सर ऑप्शन ए. नाउ टेल मी समथिंग. क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है शिखा? एक बार क्वेश्चन पढ़ के बताना, क्वेश्चन में लिखा क्या है यहाँ पे? मेगास्पोर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सर ऑप्शन डी होगा. तो क्यों आपने फिर ऑप्शन ए बोला? सबने बोला इसलिए बोल दिया. जब साफ यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव अ मेगास्पोर मदर सेल. अब मुझे ये बताओ अभिषेक एंड ऑल द पीपल हु हैव गॉन फॉर ऑप्शन ए, मेगास्पोर मदर सेल आपका क्या होता है? डिप्लॉयड होता है या हैप्लॉयड होता है? डिप्लॉयड. Diploid होता है sir. डिप्लॉयड.
डिप्लॉइड होता है ना ये, तो हमेशा ये क्या करेगा, ये मियोसिस से करेगा ना हमेशा. Why it will do the mitosis over here? Your megaspore mother Yes, cell sir. will always undergo your meiosis and will give rise to megaspore. अभी तो ये बात बताई थी आपको यहाँ पे बेटा. This is something I've just told you right now. कैसे आप गलत कर सकते हो इसे? MMC will fall the megaspores, so it has to be your meiotic division. क्या मेरा explanation आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? पहले ये बताओ. यस सर. आपने कितना सिली Yes, मिस्टेक sir. किया, आपको समझ आया? आप लोगों ने कितना सिली मिस्टेक किया यहाँ पे? क्वेश्चन में लिखा है आपके यहाँ पे कि मेगास्पोर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल. इट हैज टू बी योर मियोटिक डिवीजन, राइट? इट हैज टू बी मियोटिक डिवीजन, तभी आपको ये बनेगा ना वहां पे. देन उसके बाद क्या होता है वो अलग बात है, बट अगर एमएमसी से पूछा गया है देन इट हैज टू बी अ मियोटिक डिवीजन. चलो, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू. अब ध्यान से करना, जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर आपका यहाँ पे होता है वो आपको क्या बना के यहाँ पे देता है. लेट्स नॉट मेक वन मोर सिली मिस्टेक. बताइए बताइए कोमल शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए. पीयूष क्या लग रहा है? Sir, option A. राइट, दैट्स अ करेक्ट आंसर. एम्ब्रियो सैक का होने का आपका यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर से. ट्रू. मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? आपका मेगास्पोरेंजियम इज सिमिलर टू व्हाट? बताइए डिंपल. अभिषेक क्या आ रहा है डिंपल का आंसर? सर अभी तो कुछ नहीं आया, पर मैं बताता सर, मेरा सी आ रहा है. आपका सी आ रहा सर है. डिम्पल ने डी लिखा है. डिंपल ने डी लिखा है, लेकिन ना आप अभिषेक आप कह रहे हो कि आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, आप ये कह रहे हो है ना? मुस्कान क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर डी होगा. बैटमैन या डेली? सर दिल्ली. पीछे आओ तुम लोग, पीछे आओ. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? चलो ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो. ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? बताओ अभिषेक, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या देख के लग रहा है आपको? ये पिक्चर को देख के क्या पता चल रहा है? सर ओव्यूल लिखा है. राइट, ओव्यूल लिखा है वहां पे. ओव्यूल इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू योर मेगास्पोरेंजियम. वही चीज आपको यहाँ पे भी लिखी हुई है. प्लेसेंटा प्रेजेंट इनसाइड द लोक्यूल फ्रॉम विच मेगास्पोरेंजियम स्लैश ओव्यूल अराइजेस. तो जब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो जब आपके सामने ये सवाल आ रहा है तो आप क्यों गड़बड़ कर रहे हो? व्हेन यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, देन हाउ कैन यू से एम्ब्रियो सैक और फ्रूट? It has to be ovule. Megasporangium is equivalent to your ovule. बात समझ आई मेरी आपको? यहाँ पे Megasporangium is also going to be equal to the ovule, right? ये बात आप दिमाग में बिठा लो हमेशा. ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी यहाँ पे. Male gametophyte in angiosperm produces what? Male gametophyte in angiosperm produces what? अब मेरी बात सुनो, आंसर देने के लिए मेरी बात सुनो. Male gametophyte का मतलब यहाँ पे आपका होता है पोलन ग्रेन. मेल गैमेटोफाइट का मतलब आपका यहाँ पे होता है पोलन ग्रेन. दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. अब मुझे बताओ यहाँ पे सोच के कि पोलन ग्रेन के अंदर आपको क्या दिखता है, क्या आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे. बी वेरी केयरफुल बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन. बताइए अनुराधा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? आप सी कह रहे हो. उन्नति आपको क्या लग रहा है? सर सी ऑप्शन. एंड कोमल शर्मा? सर सी. राइट, ऑप्शन सी becomes the correct answer. दो sperm, दो male gametes and a vegetative cell is something I will find in this. Right, true. बिल्कुल सही. आई होप किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रही. अगर लगे ना क्वेश्चन सॉल्व करके कि यार सर इसका आंसर ये कैसे आ गया, तो भी पूछ लो. द होल आइडिया ऑफ डिवीजन इज कि जहाँ पे तुम अटक रहे हो फिर तुम यू कैन रीच आउट टू मी. हाँ बोलो बेटा बोलो. आप ये समझ नहीं आया क्या ये यहाँ पे क्या हुआ? नहीं सर, पहले टू स्पर्म्स वाला नहीं समझ आ रहा, बट फिर वो जो आपने डायग्राम बताई है ना, तो फिर वो याद आ गई. वही डायग्राम याद करने आपको यहाँ पे कि वो आपका जो जेनेटिव सेल होता है ना, वही आपको बना के देता है दो मेल गैमेट्स व्हिच आर माय टू स्पर्म्स. चलो, फिलिफॉर्म एपरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट? एबीसीडी. वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके जोर से. क्या होगा इसका आंसर? Option B. फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस, इसके लिए हैंड रेज करना. फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस इज गोइंग टू बी व्हाट?
बताइए पूजा डागर क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। Right, and I hope everyone will agree with this. It's a guide the entry of the pollen tube. The ovule of angiosperm is technically equivalent to what? बताइए महक गुप्ता क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? एंजल चौहान बताइए। सर ए। हाँ, अब सब लोग याद रखना, वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद रखना, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए ओनली। द ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू योर मेगास्पोर एंजियल हमेशा। अब ये ध्यान से करो। इन मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म ए बी सी डी, क्या यहाँ पे आपको सही लग रहा है? इन द मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म व्हिच स्टेटमेंट डू यू थिंक हैपेंस टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट इन चारों में से? ध्यान से देखना एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। तमन्ना ठाकुर क्या लग रहा है आपको इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी लग रहा है। एंजल चौहान आपको क्या लग रहा है? सर सी लग रहा है। अभिषेक? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर, क्योंकि सी में यहाँ पे लिखा हुआ आपका रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल। ये बात आपकी सही है ना? आपका वही तो होता है, आपका मियोसिस तो आपका वहां पे होता है, रिडक्शन डिवीजन मींस व्हाट? योर मियोसिस हैपेंस इन मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी के साथ वही होता है। सो दैट्स अ करेक्ट आंसर यहाँ पे। बाकी सब आपके यहाँ पे गलत है। क्या गलत है? एग हैज फ्रीफॉर्म एपरेटस, ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत है। सिनर्गिड सेल विल हैव द फ्रीफॉर्म एपरेटस यहाँ पे। देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल, न्यूमरस नहीं होते, सिर्फ 3 ही होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। A small central cell is present in the embryo sac, नहीं, वो तो बहुत लार्ज होता है, सबसे बड़ा वही होता है वहां पे। So that's also going to be wrong statement. So option C बनेगा यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर। Which is a most common type of embryo sac in angiosperm? You can also answer this. Take your 30 seconds, read the question thoroughly, and then give me the correct answer. Which is a most common type of embryo sac in angiosperms? बताइए डिम्पल। डिम्पल का आंसर कोई बताओ मुझे चैट के अंदर। हाँ बोलो अभिषेक, क्या करिए? बी लिखा है, अच्छा। कशिश शर्मा बताइए। सर ऑप्शन बी। एंड कोमल शर्मा? सर बी। राइट। मोनोस्पोरिक जो हम जानते हैं, क्योंकि जनरली आपका सिंगल मेगास्पोर आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, और 3 टाइम्स आपका यहाँ पे होता है माइटोटिक डिवीजन, तब जाके आपका बनता है आपका एम्ब्रियो साक, जिसमें आपके 8 न्यूक्लियाई होते हैं। सो यस, दैट इज योर ऑप्शन भी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। फंक्शनल मेगास्पोर इन द एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू व्हाट? फंक्शनल मेगास्पोर आपको अल्टीमेटली क्या बना के? वैसे ही बोल दो, अनम्यूट करके जोर से बताओ इसका आंसर क्या होगा? एम्ब्रियो सैक। राइट, एम्ब्रियो सैक विल बिकम अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमने आप देख लिया। थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं यहाँ पे, समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय पॉलिनेशन एज वेल। ओके, सो पॉलिनेशन आप जानते हो प्रोसेस। हाँ बेटा बोलो, अभिषेक बोलो। सर पीछे वाला क्वेश्चन करना, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन करना सर। ये वाला? सर इससे पहले वाला। हाँ सर यहाँ माइटोटिक डिवीजन लिखे है सर, पर आपने बताया कि मियोटिक डिवीजन हो गया। ये वाले क्वेश्चन में क्या क्या समझ नहीं आ रहा मुझे। ये वाला क्वेश्चन की बात करो ना आप, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म वाला। नहीं सर, आगे 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 ये वाला? हाँ, इसमें दिक्कत क्या है? यस सर। हाँ इसमें माइटोटिक डिवीजन्स लिखे हैं ना सर। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, तो सुनो मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात सुनो। जब आपने मेगास्पोर बना लिया, ये मेरा यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर, दिस इज माय, अच्छा भाई तूने पूछ लिया, अच्छा वो डाउट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पे ये मेरा बन चुका है। ये मेरा वो है अभिषेक जो चोजन वन है, बाकी 3 मेरे खत्म हो गए। ये मेरा वो जिंदा रह गया। अब मुझे बताओ, जब ये मेरा जिंदा रह जाता है फिर ये क्या करता है? जब मेरा फंक्शनल मेगास्पोर है ना, तब ये मेरा करेगा यहाँ पे मेरा 3 टाइम्स न्यूक्लियर माइटोसिस, और फिर आपको मिलते हैं आपके 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। आपको वहां पे मिल जाएगा 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिया आपके बन जाएंगे, फिर बाद में उनको उनकी खुद की वॉल मिल जाएगी, एंड दैट इज हाउ वी फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। क्लियर हुआ अभिषेक? ये वाली बात क्लियर हुई आपकी? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, चलो
ऐसे ही बाकियों को भी कोई ऐसे लगे ना कि यार ये कैसे है मुझे समझ नहीं आया, देन पूछ लो। लेट्स टॉक अबाउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की बेसिक चीजें तो आप यहाँ पे जानते हो कि हाँ हनी भी आता है, बटरफ्लाई आती है, करते पॉलिनेशन से, समथिंग यू नो दैट। लेट्स सी द थिंग इन स्लाइटली मोर डिटेल। यू हैव सेल्फ पॉलिनेशन, यू हैव अ क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ के अंदर आपके दो टर्म्स आपके यहाँ पे, यू हैव अ ऑटोगैमी एंड यू हैव अ गिटोनोगैमी, राइट। अब गिटोनोगैमी में पहले आपको बताना चाहूंगा क्योंकि इसके ऊपर बेस काफी सवाल आपके आ जाते हैं। अगर एक प्लांट है, यू हैव अ फ्लावर ओवर हियर एंड यू हैव वन फ्लावर ओवर हियर, राइट। मेरा पोलन ग्रेन यहां से निकला, यहां से मैं पोलन ग्रेन निकला और वो जाके बैठा किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर, इट्स सेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, बट दैट अनदर फ्लावर बिलोंग्स टू द सेम प्लांट। So pollen grain coming out from one of the flower falling on another flower of the same plant is called as my geitonogamy. Autogamy में आपका यहाँ पे क्या होता है? Autogamy के अंदर you have a plant, you have a flower over there. अब pollen grain यहाँ से निकल रहे हैं, pollen grain यहाँ से आपके यहाँ पे लगे हुए, आपके एंथर pollen grain यहाँ से निकल रहे हैं and they're falling on the stigma of the same flower. वहां पे जो स्टिग्मा है ना उसके ऊपर ही जाके वो बैठ रहे हैं वहां पे, that is my autogamy. तो सेम फ्लावर के अंदर आपको पोलन ग्रेन आपका बैठ रहा है एंड गिविंग राइज टू अ पोलन फॉर्मेशन, सो दैट इज माय ऑटोगैमी। समझ आ रहा है या बड़ा बड़ा पिक्चर बना के आपको समझाऊं ये चीज, या समझ आ रहा है? आ गया समझ। समझ आ रहा है सर। बोल देना अगर नहीं आ रहा तो, सो वी कैन मेक अ बेटर पिक्चर। सो वो आगे आपको सामने पिक्चर जैसे आएंगे, सो दैट इज माय ऑटोगैमी। अब दोनों के अंदर कॉमन पता है क्या है? बोथ आर जेनेटिकली आर गोइंग टू बी सिमिलर ऑफस्प्रिंग। दोनों के अंदर जो आपके ऑफस्प्रिंग बन के आएंगे यहाँ पे, दे आर गोइंग टू बी जेनेटिकली सिमिलर। तो यहाँ पे आपको वेरिएशन आपको नहीं मिला। सो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर यू हैव नो वेरिएशन, यू हैव नो वेरिएशन ओवर हियर, कोई वेरिएशन आपको मिलेगा। सो बेसिकली इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ये फायदेमंद नहीं है। और क्रॉस पॉलिनेशन में आप यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट यू हैव टू सेपरेट प्लांट्स, दोनों दूर दूर खड़े आपसे, लाइक काफी दोनों अलग है एक दूसरे से, एंड वहां से एक प्लांट ए से निकल जाए आपका पोलन ग्रेन कमिंग एंड फॉलोइंग ऑन अ प्लांट बी, दैट इज कॉल्ड एज माय क्रॉस पॉलिनेशन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज माय जेनोगैमी, जिसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे जेनोगैमी। So autogamy में you have two terms, you have a chesmogamous flower and you have a clistogamous flower. So ये दो terms आपको यहाँ पे याद रखने हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे। So you have a chesmogamous and a clistogamous. Clistogamous में तो flower आपका रहता है हमेशा बंद। The flower will remain always closed in my clistogamous flower. अब problem यहाँ पे ये है कि अगर मेरा flower यहाँ पे बंद रहेगा तो यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका कुछ और होगा other than the autogamy. There is no chance that you have a possibility of pollen grain falling somewhere else. फ्लावर आपका यहाँ पे रहता है हमेशा बंद, तो हमेशा क्या होगा, यू विल फाइंड द सेल्फ पॉलिनेशन विल ऑलवेज हैपन ओवर हियर एंड यू विल ऑलवेज फाइंड दैट देयर इज अ 100% सीड फॉर्मेशन। तो क्लिस्टोगैमी में के अंदर एक अच्छी बात होती है दैट यू हैव अ 100% सीड फॉर्मेशन, तो यहाँ पे होगा ही होगा। एक ही चीज आप यहाँ पे हो जाती है। दूसरा फायदा यहाँ पे ये होता है दैट द अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो काफी कम होता है, मतलब ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं होती। पोलन ग्रेन को वहां से निकल के वहां पे गिरना है नीचे ऑन द स्टिग्मा, सो दैट्स एडवांटेज ओवर देयर। चेस्मोगैमस में आपको यहाँ पे क्या होगा, दैट यू विल हैव द फ्लावर विल रिमेन ओपन। तो यहाँ पे भी आपका सेल्फ पोलिनेशन ही होता है, बट यू स्टिल हैव अ चांस। अगर फ्लावर ओपन होना तो कोई चांस होता है कि आपको पोलन ग्रेन वहां से निकल के कहीं और जाके बैठे, राइट, दैट इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी, बट यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है। बाकी ये दोनों ही टर्म्स आपके हम रखते हैं एज अ ऑटोगैमी कंडीशन के अंदर, बिकॉज बोथ ऑफ देम जनरली आर गोइंग टू शो, चेस्मोगैमस भी जनरली आपको यहाँ पे शो करेगा आपको यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, बट द फ्लावर विल रिमेन ओपन ऑल द टाइम। सो यू नो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, यू कैन सी ओवर हियर, आपका एंथर से निकला आपका पोलन आके यहाँ पे बैठा, ऐसे कलर के पोलन होते नहीं है, बट या दैट्स व्हाट यू आर फाइंडिंग। सो वायला, ऑक्जेलियस एंड योर camelina, these are the three examples which are coming under the example of my chesmogamous as well as my clistogamous flower. Clistogamy और chesmogamous पे ये दो example आपको मिल जाते हैं। So some plants such as viola, oxalis and camelina produce two types of flower. एक आपका हो गया chesmogamous जहाँ पे आपका flower open रहेगा, right? And other is going to be my clistogamous. They can have both the type of flowers can be seen in them. Flower do not open at all. In this flower, the anther and stigma lie close to each other. That's what you find in this. And third statement, when anther dehisces, जब anther break होगा in the flower bud, pollen grain come in contact with the stigma to effect the pollination. तो इसमें फायदा ये होता है कि सीड फॉर्मेशन तो यहाँ पे हो ही जाता है 100%, और ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन बनाने हैं एंड यू हैव टू सेंड देम आउटसाइड, राइट।
So clistogamous flower are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. कोई चांस ही नहीं है, फ्लावर ही खुल नहीं रहा आपका यहाँ पे, तो ये बात याद रखना है इसके अंदर। और एनर्जी भी यहाँ पे कम लग रही है, एक और बात है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे वेरिएशन कभी नहीं मिलेगा, यू विल नेवर हैव वेरिएशन ओवर देयर। चलो आगे देखते हैं। Clistogamous flower produce a short seed set even in the absence of the pollinator. Something I have told you that pollinator की यहाँ पे कोई जरूरत होती नहीं है। So autogamy हमने यहाँ पे देख लिया। It is a type of my self pollination, something you can read from your side as well. अगर आपको चीजें समझ आ गई then आपको ये सब भी पढ़ने की जरूरत है नहीं, right? Then we have geitonogamy. मैंने आपको बताया था, इसको आप देखो, इसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, let's read this thing. Pollination taking place between two flowers of the same plant. Genetically, it is self-pollination, but ecologically and functionally, I can say it is a cross-pollination. But ultimately, आपको यहाँ पे कोई वेरिएशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों? Because pollen grain आके बैठ रहा है दूसरे फ्लावर पे, but वो सेम प्लांट का है। So that is my geitonogamy. So geitonogamy and autogamy are basically are example of my self-pollination only. राइट, और आई कुड से दैट द एग्जांपल ऑफ पॉलिनेशन जहां पे आपका वेरिएशन आपको कभी नहीं मिलेगा, यू विल हैव वेरिएशन इन देम। एग्जांपल मेज, एग्जांपल ओवर हियर इज गोइंग टू बी अ मेज ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे आपके पॉलिनेटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, यू कैन फाइंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ विंड एज अ पॉलिनेटर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हनी बी एज अ पॉलिनेटर ओवर हियर, बट द आउटकम इज गोइंग टू बी अ प्रोजेनी व्हिच विल हैव नो वेरिएशन। ये बात याद होगी, इसमें जो आपका सीड बनेगा ना यहाँ पे भी, उस प्रोजेनी के अंदर या उस प्लांट के अंदर आपका वेरिएशन नहीं होगा। ये बात आप सबको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। मेज आपका यहाँ पे बढ़िया एग्जांपल है। आई होप सारे बच्चों को ये चीज समझ आ रही है। कोई चीज नहीं समझ आया देन पूछ लो, टेक अ पॉज, टेक अ मिनट एंड टेल मी कि नहीं समझ आ रहा, देन आई विल रिपीट दोस थिंग्स टू यू। ये हो गया आपका ऑटोगेमी, पोलन ग्रेन निकला वहां से और वहां पे जाके बैठ गया स्टिग्मा के ऊपर, राइट। पर जब मैं बात करता हूँ गीटोगेमी का, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक फ्लावर से, फ्लावर 1 है मेरा यहाँ पे, वहां से निकल गया फ्लावर 2 के पास, विच इज ऑफ द सेम प्लांट। तो हमें कोई ज्यादा यहाँ पे इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा हमें यहाँ पे कोई फायदा नहीं हो रहा, बिकॉज नहीं मिलेगा ना वेरिएशन मुझे यहाँ पे प्रोजेनी के अंदर। दैट इज द थिंग। क्रॉस पोलिनेशन सिंपल होता है, ये सिंपल, ये अच्छा है। यहाँ से गया पोलन और आके बैठा वहां पे, सिटिंग ओवर देयर। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जहां पे आप कहेंगे यहाँ पे एनिमल, बर्ड्स, बीज, एंड यू हैव अ अबाटिक फैक्टर लाइक योर विंड एंड द वाटर। तो चलिए बात करते हैं, हाउ डज विंड प्लेज अ रोल इन माय पॉलिनेशन। अब जब मैं विंड की बात करूंगा तो यहाँ पे कुछ चीजें आप आराम से याद रख सकते हो। फ्यू थिंग्स वेरी स्लोली आई विल टेल यू कि अगर मेरा एक प्लांट है और वो डिपेंड करता है विंड के ऊपर फॉर द पॉलिनेशन, देन व्हाट आर द ट्रेट्स आई विल फाइंड इन द प्लांट। ऐसे कैसे, कौन से ट्रेट्स होंगे जो मुझे प्लांट्स मिलेंगे। सो वन ऑफ द ट्रेट इज विंड, दे विल हैव, अरे मैं बताता हूँ, रुक जाओ, दे विल हैव स्मॉल एंड ड्राई pollen grain, small and dry pollen grain I will find in them। बस इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे, एंड देन आई विल रैप इट अप, ठीक है। बस 5 मिनट और रुक जाओ एंड देन वी कैन रैप दिस थिंग अप। पोलन ग्रेन जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर प्रोड्यूस इन हाई नंबर। इनको बनाया जाता है बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर। अब इनको बहुत ज्यादा अमाउंट में क्यों बनाया जाता है, बिकॉज यू नो दैट, क्योंकि विंड पे डिपेंड करते हैं, तो कुछ कहीं और जाके गिरेंगे जहां पर उन्हें जाना भी नहीं होगा, राइट। बहुत कम होंगे जो जाके गिरेंगे एक राइट स्टिग्मा के ऊपर। सो दे आर प्रोड्यूस इन अ हाई अमाउंट, सो दे आर प्रोड्यूस इन अ वेरी लार्ज नंबर, हाई अमाउंट, और आई कैन से इन द लार्ज नंबर के अंदर ये बनाया जाता है। दे आर प्रोड्यूस इन द लार्ज नंबर, वॉट एवर यू वांट टू से, राइट। देन फ्लावर जो आपके यहाँ पे, फ्लावर्स आर स्मॉल, कलरलेस, विद नो नेक्टर। क्या ही करेंगे नेक्टर रख के, कोई उसका सेंस नहीं करता नेक्टर रखने का, कलर बनाने का, क्योंकि आप किसी एनिमल को या किसी बर्ड को या किसी इंसेक्ट को तो अट्रैक्ट कर नहीं रहे। सो फ्लावर्स आर स्मॉल, कलरलेस, एंड दे हैव नो नेक्टर। देन दे हैव अ फेदरी स्टिग्मा, दे विल हैव फेदरी स्टिग्मा। फेदरी स्टिग्मा आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए, एंड दे विल ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज योर सिंगल ओव्यूल। सिंगल ओव्यूल in ovary,
ये एक ट्रेट आपको याद रखना है कि सिंगल ओवल आपको मिलता है ओवरी के अंदर, और स्टिग्मा फेदरी इसलिए होता है ताकि वो ट्रैप कर सके पोलन ग्रेन को, ताकि पोलन ग्रेन जो हवा में उड़ के जा रहा है उसे वो पकड़ सके। तो फेदरी स्टिग्मा एंड दे विल हैव अ सिंगल ओवल इन द ओवरी। इतनी बात है पहले आपको यहाँ पे याद रखनी इन टर्म्स ऑफ विंड पॉलिनेटिंग प्लांट्स के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं, हम बस इतने ट्रेड्स यहाँ पे देख लेते हैं। सो ट्रांसफर पोलन ग्रेन वाया विंड लाइक योर कॉर्न, अडेप्टेशन क्या है यहाँ पे, फेदरी एंड स्टिकी स्टिग्मा टू ट्रैप द पोलन ग्रेन, lightweight pollen grain to be carried by the winds, non-sticky pollen exposed anthers, anther आपके exposed होंगे यहाँ पे, non-sticky pollen grain, flowers are not bright or colorful and do not produce nectar. Flowers have a single ovule inside ovary and pollen are produced in large number as most of them might not reach the stigma. ये बातें आपको रखनी है यहाँ पे याद, इतनी बातें बिकली आप याद रख लो। ठीक है, लेट्स कीप इट अप हियर ओनली। So that is the story of my wind pollination. अब मेरा आपसे होमवर्क क्या है यहाँ पे, पॉलिनेशन खुद से पढ़ लेना ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम मिले ना तो हम इसके आगे से स्टार्ट करें। इट्स अ सिंपल टॉपिक, राइट। कोई चीज समझ नहीं आ रही ना तो क्लास में आकर बोलें कि सर ये वाली चीज समझ नहीं आई तो एक बार ये बता दो मुझे, बट आई विल एक्सपेक्ट कि जब हम लोग वापस मिलेंगे अगली बार, आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ पॉलिनेशन एंड आई विल गो बियॉन्ड दैट। ठीक है, तो दैट विल बी माई प्लान, राइट। और थोड़ा आदत डालो कि क्लास में आप 80 मिनट तो आप बैठो, यू स्पेंड 80 मिनट्स इन द क्लास में। जनरली आपको 75 मिनट्स के बाद रिलीज करना चालू करता हूं, बट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स विल एंश्योर दैट विल सिट टिल 80-85 मिनट्स तक आप खींचो अब यहाँ पे, बिकॉज अब आपका पीक टाइम अब आपका यहाँ पे आ रहा है, राइट। सो यू हैव टू पुश योर लिमिट्स, थोड़ा थोड़ा करके अपनी लिमिट्स को आप पुश करो एंड लेट्स वेट, लेट्स ड्रैग द क्लास टिल 10-15। ऐसे थक जाना समटाइम इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं देन यू शुड बी एबल टू स्टैंड सिट टिल द 90 मिनट्स। ठीक है, तो वो आप आदत डालो। बाकी आई विल स्ट्रांगली एक्सपेक्ट कि आप ये सब चीज एक बार आप खुद से देख लो। आई विल शेयर द स्लाइड्स टिल द पॉलिनेशन वाले तक एंड रीड फ्रॉम योर साइड, क्योंकि अगली बार हम लोग जब मिलेंगे, आज देखा ना हमने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए ना। ऑल्सो यू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है यू शुड बी एबल टू टेल योरसेल्फ कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। आई हैव इन द क्लास सॉल्व 20 odd क्वेश्चंस, विच इज अ नंबर विच ऑल्सो टेल्स मी कि अगर मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ समझ के, I have done certain revision by solving questions, right? That is also something you should understand. So अगली बार हम लोग जब मिलेंगे ना, अपना टारगेट रहेगा to solve at least 30 questions. रिवीजन करेंगे और लगाएंगे हमारे यहाँ पे 30 क्वेश्चन अच्छे वाले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, राइट। काउंट करेंगे बढ़िया और विल ट्राई टू सॉल्व 30 क्वेश्चंस एटलीस्ट, राइट। सो अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग यहाँ पे। अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि हमारा पॉलिनेशन खत्म हो यहाँ पे एंड देन वी कैन ऑल्सो डू द फर्टिलाइजेशन भी हमारा कंप्लीट हो जाए। विल ट्राई टू डू दैट, राइट। ऑलराइट बेटा, बताइए कोई सवाल हो इसके अंदर, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस थिंग व्हिच यू हैव डन अभी के लिए तो बताइए मुझे यहाँ पे। अगर कोई सवाल आ रहा है, कोई कंसर्न्स है, कोई क्वेरीज है तो बताइए एंड टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेरीज लाइक मी। अभिषेक, यहाँ तक सब आपको क्लियर है? एंड ऑल द पीपल हु हैव मिस्ड दिस लेक्चर, आई होप, वैसे तो आप काफी लोगों का एक्स्ट्रा क्लास लगा था सेपरेटली एंड यू हैव, I am very sure you have understood all those things. उसका कोई मैटर है नहीं। The matter is we have to solve questions. We have to solve. यहाँ तक बोलो अभिषेक, क्या कर रहे हो आप? बोलो, आज तो आवाज कट रही है आपके वहां पे, आप पता नहीं। क्लियर है यहाँ तक। हाँ ठीक है, राइट।